नमस्कार, पोल बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कि एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हमने डाले हैं। ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं और ये फुल कोर्स सीरीज़ है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ख़ास तौर पे जो आर्टिकल्स हैं वो तो 90% आपको यहीं एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, यहीं से दिए जाते हैं। तो आर्टिकल्स आप एक जगह बनाइए। एनसीईआरटी की नोट्स में भी आर्टिकल्स आपके एक जगह होने चाहिए। और फिर देखिए पेपर में आपको कितने सारे आर्टिकल्स वहीं आपके नोट्स से ही मिलेंगे। तो आर्टिकल्स लगभग 90%, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, यहीं एनसीईआरटी से उठाए जाएंगे। एक महीने बाद जब मेरे सारे नोट्स आप बना लेंगे तो क्या होगा कि आप जब नोट्स से प्रीवियस पेपर जो है करेंगे तो पता चलेगा कि नोट्स में से कितने सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके, तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। अभी फ़िलहाल आप नोट्स बनाते रहिए, जो मैं एनसीईआरटी का दे रही हूँ इसके नोट्स आप बनाते रहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया 1973 में न्यायमूर्ति एएन राय द्वारा, या बी ऑप्शन है 1975 में न्यायमूर्ति एमएच वेग द्वारा, या सी ऑप्शन है आपके पास 1976 में पीएन भगवती द्वारा। डी ऑप्शन कह रहा है ए एवं बी दोनों। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या है कि वर्षों से एक परंपरा सी बन गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता था उसी को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता था। लेकिन 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर एएन राय को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। जो एएन राय हैं इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। और फिर क्या होता है, यही चीज़ फिर 1975 में रिपीट होती है। न्यायमूर्ति जो है ये एच खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एमएच बेग की नियुक्त कर दी जाती है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो आपके यहाँ से दोनों ऑप्शन जो हैं, न्यायमूर्ति एएन राय ये भी सही है, और न्यायमूर्ति एएन खन्ना एमएच वेग, ये इन्होंने भी खन्ना को पीछे छोड़ करके वरिष्ठ जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्या है, ए एम एवं बी दोनों सही हैं इसमें। न्यायमूर्ति एएन राय ने भी 3 जो है वरिष्ठ न्यायाधीशों को पीछे छोड़ते हुए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। और फिर अगेन 1975 में न्यायमूर्ति एमएच वेग ने खन्ना को पीछे छोड़ते हुए, एच खन्ना को पीछे छोड़ते हुए ये इस पद पर नियुक्त हुए थे। तो ए एवं बी आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। और पहले क्या है, एससी एसटी के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त क्या होती थी, इसमें राष्ट्रपति किसके, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसकी सलाह से कर लेता था। लेकिन क्या हुआ कि 1982 से 88 के बीच में ऐसे बहुत सारे मामले आए इसके सर्वोच्च न्यायालय के सामने, ऐसी बहुत सारी बातें उठी। तो इसका क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का इसमें फिर ये डिसीजन एक लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य जो हैं 4 वरिष्ठम 4 न्यायाधीश होंगे, और ये जो मिलकर के कुछ लोगों के नाम प्रस्तावित करेंगे आपसी सलाह से, और उन्हीं नामों के अंतर्गत ही उन्हीं नामों में से ही राष्ट्रपति जो है नियुक्तियां करेगा। जज की जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो जज की नियुक्तियां होती हैं, तो उन्हीं नामों में से, जो कि ये मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा जो नाम प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, दिए जाएंगे, उन्हीं को जो है ये मतलब ये हमारे राष्ट्रपति द्वारा उनको ही उन्हीं में से नियुक्त किया जाएगा। ऐसा ये अभी ऐसे ही होता है कि 5 न्यायाधीश उधर और 5 न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है। पहले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्तियां करता था।
तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 137 कहता है, ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के कानूनों का पुनरावलोकन करेगा, जो विधायिका के कानून जो बनाएगी उनका पुनरावलोकन करेगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने स्वयं के, यहाँ स्वयं के होगा, स्वयं के निर्णयों का स्वयं के निर्णयों का पुनरावलोकन करेगा। ऑप्शन सी है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की समीक्षा करेगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ये बी है आपका, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के निर्णयों का पूर्वावलोकन करेगा। तो 137 जो अनुच्छेद 137 है, इसमें यही दिया गया है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति इसमें इसी अनुच्छेद में उसको दी गई है। और क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है, कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है और उसमें चेंजेस कर सकता है। और क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के मामले को भी स्वयं ही ये देखेगा, ऐसा मतलब बताया गया। लेकिन 73 में सिर्फ इतना बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है स्वयं के निर्णयों का पुनरावलोकन करेगा, यानी समीक्षा करेगा और उनको चेंज भी कर सकता है। अगर ज़रूरत समझता है, उनको लगता है कुछ कि चेंजेस किए जाने चाहिए, तो वो समीक्षा करके पुनरावलोकन करके उसमें चेंजेस कर सकता है। वो अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 44 कहता है, यानी कि अनुच्छेद 44 के अंदर क्या कहा गया है। तो जो अनुच्छेद 44 है, देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, सर्वोच्च न्यायालय के सभी फैसले अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, या बी कहता है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार की बात करता है, या सी अन्य जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सलाह के बारे में 144 बात करता है, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो भी इसमें दिए गए हैं। तो अगर हम अनुच्छेद 44 की बात करते हैं, तो भारत के जो राज्य क्षेत्र के सभी सिविल एवं न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, यानी कि एससी के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो यही आ जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी ये ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के सभी फैसले अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ये 144 के अंतर्गत दिया गया है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। तो ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इनको आप अलग नोट डाउन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद ऑप्शन है अनुच्छेद 30 ए, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32 और डी अनुच्छेद 33। तो ऑप्शन आपका ये आपको बहुत ये तो काफ़ी इजी है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन ये एनसीईआरटी में है इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है। तो अनुच्छेद जो है ये 32, अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है ये क्या होता है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, और रिट जारी करके ये मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अगर मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो ये फिर से उनको स्थापित कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट्स जारी कर सकता है। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है, दूसरा है परमादेश। तीसरा क्या है, तीसरा है निषेध। चौथा क्या है, चौथा है इनका सर्टियोरारी।
पांचवा क्या है? पांचवा है को वारंटो। को वारंटो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करेगा। और तो ये इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत ये जारी कर सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है? तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको अलग नोट डाउन करेंगे। तो देख लेते हैं अनुच्छेद। ऑप्शन है अनुच्छेद 223, 224, 225 और 226। तो जो ये है वही रिट जो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी कर सकता है, वही सेम रिट जो है ये उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और जो रिट्स हैं वही सेम रिट्स हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय अभी हमने बात की यहाँ पर, तो यही सेम रिट्स जो हैं यहाँ पर भी उच्च न्यायालय भी इनको जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 राइट हो जाएगा कि 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है किसके, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 12 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत और अनुच्छेद 14 के तहत। तो कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार मिलता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 13। जो अनुच्छेद 13 है इसके तहत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। जो विधायिका कानून बनाती है उसे गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकता है अनुच्छेद 13 के तहत। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पहली जनहित याचिका कौन सी थी? पहली जनहित याचिका कौन सी थी? ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, बी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार, सी एससी मेहता और भारतीय संघ, डी केशवानंद भारती केस। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो पहली जनहित याचिका थी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार। इसमें क्या होता है कि 1979 में जो कुछ समाचार पत्र थे उनमें जो विचाराधीन जिनका ट्रायल नहीं हुआ था, विचाराधीन कैदियों के बारे में जिनके मतलब केस का ट्रायल ही नहीं हुआ था और बंद हुए थे, जेल में बंद पड़े थे, उनके बारे में एक खबर छपी कि बिहार में जो कैदी काफ़ी लंबे अवधि से रखे गए हैं। अगर उनको उस अपराध के लिए सज़ा होती तो वो इतने लंबे समय तक ना बंद रहते, यानी कि वो छूट गए होते अब तक। लेकिन वो उन पर क्योंकि ट्रायल ही नहीं हुआ, वो विचाराधीन हैं, अभी विचार के लिए वो वेट कर रहे हैं इतने सालों से और वो बंद पड़े हैं। तो इस खबर को ये खबर जैसे आई तो एक वकील ने क्या किया, इसको आधार बना करके याचिका दायर कर दी। जब उसने याचिका दायर कर दी तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुकदमा चलाया और इस पर सुनवाई हुई। तो ये पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई थी क्योंकि सबसे पहले यही जो है याचिका दायर की गई थी। और ये हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से ये प्रसिद्ध हो गई। तो जो बी ऑप्शन है आपका, पहली जनहित याचिका कौन सी थी? तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से ये प्रसिद्ध है, यही पहली थी। और ये कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और क्या है, समाचार पत्रों में क्या था इसमें विचाराधीन कैदियों के बारे में इसमें सब्जेक्ट क्या था? तो विचाराधीन कैदियों के बारे में इसमें कहा गया था। और ये कैदियों के बारे में कहा गया था, प्लस इसमें क्या था कि ये समाचार पत्रों से उठाकर किसी वकील ने जो है याचिका दायर की थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए इसके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 1980 में तिहाड़ जेल में बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं के बारे में पत्र लिखा गया है। यह याचिका किस नाम से प्रसिद्ध हुई? यह याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार हुई, बनाम बिहार सरकार
के नाम से जानी जाती है, या सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से जानी जाती है, या शंकरी प्रसाद मामले के नाम से जानी जाती है, या मिनर्वा मिल के मामले से मिनर्वा मिल मामला के नाम से प्रसिद्ध है। तो बताना है जो 1980 में तिहाड़ जेल में बंद जो कैदी थे उन पर जो शारीरिक यातनाएं हो रही थी, तो उस पर जो याचिका दायर की गई थी तो वो किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है जो आपका बी है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1980 में क्या हुआ, तिहाड़ जेल में, तिहाड़ जेल कहाँ, दिल्ली में है, तो तिहाड़ जेल में एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है कृष्णा अय्यर को एक पत्र लिखा था। कौन से थे, कृष्णा अय्यर, इनको पत्र लिखा कि जो है यहाँ जो बंदी हैं उनको शारीरिक यातनाएं दी जा रही हैं। न्यायाधीश ने उसे एक याचिका मान लिया और उस पर केस चलाया, मुकदमा चलाया, और ये जो है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से जाना जाता है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से ये जाना जाता है। कृष्णा अय्यर जो है न्यायाधीश थे जिनको ये जो है पत्र लिखा गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है, और ये भी NCERT का क्वेश्चन है। ये भी आप अलग नोट डाउन करेंगे। इसके पहले भी NCERT का था, हाँ यस मैंने मेंशन कर दिया है, ये भी NCERT का है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दल बदल कानून आया, कब आया, ये भी NCERT का है आपका, NCERT, ये भी आपका NCERT का है। इसमें पूछ रहा है कि दल बदल कानून कब आया, 91वें संशोधन द्वारा, 93वें संशोधन द्वारा, 92वें संशोधन द्वारा, या 94वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आपको देखना है कौन सा सही है। सबसे पहले क्वेश्चन, दल बदल कानून निरोधक, दल बदल निरोधक कानून इसको बोलते हैं। क्वेश्चन ही यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, निरोधक कानून कब आया, तो जो दल बदल निरोधक कानून है ये कब आया है, ये जो आया है ये 1985 में आया है। 92वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। कब, 1985 में। और इसमें क्या हुआ, और इसके बाद क्या है, 91 जो संविधान संशोधन द्वारा दोबारा इसको संशोधित भी किया गया है। इसके बाद क्या हुआ, इसको 91 संशोधन द्वारा इसको दोबारा से संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको अपग्रेड किया गया है, यानी कि इसको संशोधित, दोबारा से इसको संशोधित किया गया। संशोधन द्वारा इसे दोबारा संशोधित किया गया है, तो पहली बार तो आया कब था, ये आया था 1985 को, 92 संशोधन द्वारा आया था, और 91 संशोधन द्वारा इसको दोबारा संशोधित किया गया है। ये दल बदल कानून क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक सांसद को दल बदल करने से रोकना इसका मकसद है। इसमें क्या हुआ, संसद के अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय कौन लेता है। जैसे क्या होता है कि कोई नेता जो होता है किसी एक दल से टिकट लेकर के और जीत जाता है, उसके बाद वो ये अपना दल बदल करने के लिए सोचे, तो इस पर उसको रोक लगाने के लिए ये कानून लाया गया है। और इसमें जो अगर ये किसी नेता ने दल बदल किया है या नहीं किया है, तो इस पे कौन लेगा अंतिम निर्णय, जो अध्यक्ष होगा, सदन का अध्यक्ष होगा, जिस सदन का वो नेता होगा तो उसी सदन का अध्यक्ष दल बदल संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेगा। तो जो विवाद होंगे, इन पर निर्णय कौन लेगा, अंतिम निर्णय जो सदन का अध्यक्ष होगा, सदन का अध्यक्ष वही अंतिम निर्णय लेगा कि मतलब ये दल बदल है या नहीं है। और यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो सकती है, कि वो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है कि ऐसे दल बदलू को किसी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जैसे कि मंत्री वगैरह के पद मिलते हैं नेताओं को, तो उस पद के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और अगर हम देखें कि दल बदल है क्या,
तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, या फिर उसके कहे कि सदन में मतदान करना है और वो विपरीत उसमें मतदान कर दे या मतदान करे ही ना, और या फिर सदस्यता से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे, तो ये सब दल बदल में आते हैं। तो ये दल बदल निरोधक कानून बनाया गया ताकि जिस पार्टी का टिकट लेकर के वो नेता जीतता है उसी पार्टी का बना रहे और उसके आदेशों को पालन करता रहे। जैसे कि वो कहीं पर मतदान करने के लिए कह रहा तो वहीं पर मतदान करे, अगर किसी कुछ बहस हो रही उस पर उपस्थित होने के लिए कहे तो उपस्थित भी हो जाए। तो ये सब जो है दल बदल कानून में सारी बातें रखी गई। लेकिन 20 वर्षों में से ये जब से ये बना है तब से ये सिद्ध क्या हुआ है कि दल बदल निरोधक कानून जो है सफल नहीं हुआ है, दल बदल को रोकने में सफल हुआ नहीं है ये। लेकिन हाँ, जो दल का प्रधान होता है तो उनको थोड़ी सी अतिरिक्त शक्तियाँ मिल जाती हैं कहने के लिए कि हाँ ठीक है, आप ऐसा करो, आप इस कानून के विरुद्ध जा रहे हो, और अदरवाइज इसका कुछ बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है दल बदल कानून का। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये भी एनसीईआरटी का ही था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी। यहाँ 9 तक आपके सारे एनसीईआरटी के हैं। अगर मैंने कहीं मेंशन ना किया हो तो आप ये जो 9 तक क्वेश्चन है ये सारे एनसीईआरटी हैं आपके। देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए निर्दिष्ट विधेयक पारित किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए निर्दिष्ट विधेयक पारित किया जाता है सामान्य बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, या कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो जो इस संसद के दोनों सदन की बैठक होती है तो इसमें क्या होता है कि ये सामान्य बहुमत के द्वारा ही इसको पारित कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है साधारण विधेयक में ही ये जो है जो साधारण विधायन होते हैं उसी में ये बैठक बुलाई जाती है 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत जो साधारण विधायन होते हैं उसी में होती है। और जो क्या है, ये जो संयुक्त बैठक की बात है, संयुक्त बैठक ये क्या होता है, जो संविधान संशोधन के जो विधायन होते हैं संविधान संशोधन पर ये लागू नहीं होता है। यानी कि जब संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है तो उस पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। अतः इस प्रक्रिया के लिए सामान्य बहुमत ही आवश्यक है, मतलब काफ़ी है, सामान्य बहुमत जो है काफ़ी है। और 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधायन पे। तो देखते हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। तो गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, गिरि प्रवचन, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और भारत की खोज। तो इसमें जो है गांधी जी की आत्मकथा, जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, यही गांधी जी की आत्मकथा है, यही गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जबकि ये हिंद स्वराज भी गांधी जी की ही बुक है, ये भी गांधी जी की बुक है। और भारत की खोज किसकी है? नेहरू की है, जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की है ये। और गिरि प्रवचन किसकी है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये गिरि प्रवचन किसकी पुस्तक है। देखते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है कि गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसने लिखी है? किसने दी है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने, लॉक, बी जे.एस. मिल, सी लास्की, डी लॉर्ड ब्राइस। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लास्की, जो हैराल्ड लास्की हैं। ये क्या है? अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने ये विचार दिया है। और इनका मानना है कि बिना अधिकारों के जो है किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, ऐसा ये मानते हैं। और अपनी इस बुक में अधिकारों के बारे में एक विस्तृत जो है वर्णन दिया है कि अधिकार क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं। और इसी बुक में ये कहते हैं कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति जो है लास्की से है। तो और लॉक को देखें तो लॉक क्या कहते हैं? लॉक के मतलब ये
अधिकारों के बारे में, ये प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, प्रवर्तक भी हैं ये प्राकृतिक अधिकारों के। और इसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 तरह के अधिकार आते हैं जॉन के प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत। जेएस मिल क्या कहते हैं, इनका क्या मानना है? ये कहते हैं व्यक्ति के विकास एवं समाज कल्याण में कोई मौलिक विरोध नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये जेएस मिल का मानना है कि व्यक्ति के जो है विकास एवं समाज कल्याण में कोई मौलिक विरोध नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। लास्की ने जो है ये कथन कहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है लचीला संविधान, बी है कार्यपालिका एवं विधायिका का समन्वय, सी है न्यायपालिका की सर्वोच्चता और डी है संसदीय संप्रभुता। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कार्यपालिका एवं विधायिका का समन्वय जो है अपरिहार्य तत्व है, या इसको गुण बोल सकते हैं, अपरिहार्य गुण है किसका? जो संसदीय शासन प्रणाली इसका, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है और कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सारे सदस्य विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, वहीं से चुने जाते हैं, और जब तक विधायिका का विश्वास बना रहता है सरकार चलती रहती है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और कार्यपालिका विधि निर्माण और वित्तीय संसाधन, इन सब जो प्रमुख निर्णय होते हैं ये इसमें विधायिका का समर्थन उसको चाहिए होता है। और इस शासन प्रणाली में क्या है, जो कार्यपालिका दोहरी होती है, एक औपचारिक कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है, जबकि औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये इसे संवैधानिक जो है वो बोलते हैं, इसको संवैधानिक प्रधान बोलते हैं या संवैधानिक संप्रभु बोल सकते हैं आप जो। और इसमें क्या होता है कि जो संवैधानिक प्रधान होता है वो वास्तविक प्रधान की नियुक्ति करता है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और इस शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और मंत्रिमंडल की रचना करता है। और इसमें कार्यपालिका कार्यकाल जो है इसका अनिश्चित होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल यानी कि जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। इस शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल में एकरूपता एवं गोपनीयता पाई जाती हैं। तो ये सब इसके कुछ खास गुण हो गए या खास विशेषताएं हो गई। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सहमति की निरंतरता का विचार किसने दिया? ऑप्शन ए है हॉब्स ने दिया, बी कांट ने दिया, सी लॉक ने दिया तथा डी रूसो ने दिया। तो ये किसने दिया है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो लॉक जो हैं ये मानते हैं कि समाज और सरकार का संबंध किसके आधार पर मानते हैं? इनका ये मानते हैं कि ट्रस्टीशिप पे आधारित है। ट्रस्टीशिप पे आधारित है। समाज और सरकार का जो संबंध होता है वो ट्रस्टीशिप के विचार पर आधारित है। और इनका मानना था कि अगर इस ट्रस्ट की अवहेलना सरकार करती है, यानी कि इसको तोड़ती है, तो जनता को ये अधिकार है कि उसको पद से हटा दे और दूसरी सरकार चुन ले। और लाक के अनुसार सहमति ही विश्व में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। तो ये कहते हैं कि जो सहमति होती है वही जो है सहमति ही वैध सरकार का निर्माण करती है। तो सहमति की निरंतरता का विचार किसने दिया है? तो ये लॉक ने दिया है। सहमति की निरंतरता का विचार लॉक ने दिया है, क्योंकि ये मानते हैं कि जो दोनों के सरकार और समाज के बीच में जो सहमत हुई है वो सहमत ट्रस्टीशिप का सिद्धांत विचार जो इन्होंने दिया है, तो वो ट्रस्ट जो है सरकार को मेंटेन रखना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो उसे हटा दिया जाता है, ऐसा ये हटा देना चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। जबकि हॉब्स मानते हैं, हॉब्स तो ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। और ये इनका जो राजा होता है वो सभी कानूनों से ऊपर होता है। जनता को कोई अधिकार नहीं है कि उसके जो कानूनों को विरोध कर सके। सिर्फ एक आधार दिया है, एक आधार पर जनता विरोध कर सकती है, जब राजा जनता की जो प्रजा की प्राण लेना शुरू कर दे और उसकी प्राणों की रक्षा न कर पाए, तब जो है
जनता जो है राजा को अपने हटा सकती है, विरोध कर सकती है उसका, और दूसरा राजा चुन सकती है। और यही एक बात कह कर के जो है हॉब्स राज्य को साधन एवं व्यक्ति को साध्य मान लेता है इसी एक बात से, और ये व्यक्तिवाद का समर्थक भी बन जाता है सिर्फ इसी एक स्टेटमेंट से। और देखते हैं रूसो क्या है, ये जनरल विल यानी कि सामान्य इच्छा, ये सामान्य इच्छा की बात करते हैं। इस सामान्य इच्छा में क्या है कि समाज के सभी व्यक्ति मिलकर जो है सामान्य इच्छा के द्वारा ही कानून बनाएंगे, यानी कि ये सब पूरे समाज में सभी को अधिकार दे देंगे कि सभी गवर्न करें, और सामान्य इच्छा जो लोगों की इच्छा सामान्य इच्छा होगी वही कानून बनाएगी। सरकार इसमें कानून नहीं बनाती है। कानून कौन बनाएगी? लोग बनाएंगे। लोग कानून बनाएंगे। जो सामान्य इच्छा लोगों की सामान्य इच्छा होगी वो, और सामान्य की इच्छा किससे होगी? हायर सेल्फ से ये डायरेक्टेड होगी, यानी कि इसको उच्च स्व जिसमें कि समाज की भलाई हो उससे डायरेक्टेड होगी, और ये सामान्य इच्छा ही कानून बनाएगी, यानी कि समाज के सभी लोग मिलकर के कानून बनाएंगे। सरकार क्या करेगी? सरकार सिर्फ लागू करेगी। सरकार कानून नहीं बनाएगी। जो रूसो का जो जनरल विल है इसमें लोग कानून बनाएंगे, सरकार उन कानून को लागू करेगी। बस लागू करने के लिए सरकार जो है नियुक्त की जाएगी। और ये हायर सेल्फ है इससे डायरेक्टेड होगी ये सामान्य इच्छा। तो इसमें ये काफ़ी रूसो के बारे में अगर जनरल इच्छा को डेप्थ में जानना है तो रूसो का वीडियो है, उसमें आप जा कर के इसके बारे में डेप्थ में जान सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ में टॉपिक है। वहाँ पर हमने अच्छे से बता रखा है, यहाँ पे वो सारा टॉपिक नहीं कवर किया जा सकता है। तो आप रूसो का अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ ऑप्शन दिया मैंने, यस लॉक दिया है। लॉक ने ही सहमति की निरंतरता का विचार दिया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, ये उक्ति किसने कही थी? तो आपके सामने है अरस्तु, प्लेटो, मैकाइवर, लास्की। ये किसने कहा है कि राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है? ऑप्शन सी मैकाइवर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मैकाइवर ने ही ये कहा है कि राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है। तो मैकाइवर ने क्या किया है कि ऑस्टिन के विचार का खंडन किया है। कौन सा विचार? जो ऑस्टिन कहते हैं कानून संप्रभु का आदेश है, तो इसका खंडन कर दिया है, और कहते हैं कि राज्य ही कानून का निर्माता है। ऐसा बोलते हैं कि राज्य ही कानून का निर्माता है, और ये कहते हैं कि राज्य संवैधानिक कानून का शिशु है जो राज्य को दिशा निर्देश देता है। यानी कि जो कानून होता है वो राज्य को पहले दिशा निर्देश देता है। राज्य को स्थापित करने में कानून के द्वारा ही राज्य को स्थापित किया गया। फिर क्या करता है कि वही राज्य सामान्य कानून बनाता है, यानी कि उन कानूनों में परिवर्तन करता है, या समय के अनुसार जो उसमें नीड होती है उसको इम्प्रूवमेंट करता है, यानी कि फिर से वो और बहुत सारे कानून बनाता है। तो क्या हुआ? कानून से राज्य बना और राज्य से कानून बना, तो शिशु एवं जनक दोनों है कानून। ये मैकाइवर का कथन है। और जबकि अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़तंत्र के रूप में देखा है, और प्लेटो ने लोकतंत्र को अल्पज्ञों अनभिज्ञों की सरकार बोला है। जबकि लास्की का कहना है कि ऐसे अधिकार जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है वे बालू की ढेर के समान होते हैं। ये लास्की का मानना है कि जो अधिकार होते हैं उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, अदरवाइज वो बालू के ढेर के समान ही होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाता है इसमें। और हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद। कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।